Hello, students. Yes, in the last class we started with the chapter number 5, that is cell, the fundamental unit of life. We talked about the discovery of the cell, how the cell was discovered. Then we talked about unicellular and multicellular organisms. Also, we talked about shape and size of the cell. एक सेल की साइज और शेप, उसकी शेप कैसी होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है ना। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं, या आप सामने अपने देख रहे हो मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, एक सिंपलेस्ट वे में जो हम सेल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेल आपको पता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, सब होता है, लेकिन जब एकदम सिंपलेस्ट वे में अगर आपको सेल ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो। यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने क्या किया है, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री ड्रॉ करी है, जिसे मैंने क्या नाम दिया है बच्चे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके एक सेल को एकदम सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए अगर ड्रॉ करें तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसका क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन देयर इज अ न्यूक्लियस। यहाँ पे एक सेंट्रल रीजन में आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगी। मेजरली जो आप सेल देखोगे सबसे बाहर आपको बाउंड्री नजर आएगी, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेंट्रल रीजन में आपको ऑर्गेनल नजर आएगी, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। फिर बाउंड्री के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। पूरे सेल में हम देखते हैं एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज, सेंट्रल रीजन वाले को मैंने न्यूक्लियस बताया, और जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये तीनों बच्चे आप अगर एक सेल का सिंपलेस्ट वे में आप देखते हो, उसमें आपको ये तीन मेजर कंपोनेंट नजर आते हैं। कौन कौन सा, आउटर मोस्ट बाउंड्री नजर आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रल रीजन में एक ऑर्गेनल नजर आ रही है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो पूरे सेल में एक लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये चीज समझ आई? तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए कि तीन मेजर कंपोनेंट सेल के कौन से होते हैं। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन देयर इज न्यूक्लियस, एंड देन देयर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, लेट्स मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, क्या लिखी है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी की आप फर्स्ट लाइन देखोगे, फर्स्ट लाइन यही है। आप अगर जो मैं बोलती हूँ ये आप वीडियो अच्छे से समझते हैं और एनसीईआरटी से जो मैं आपके नोट्स बनवाती हूँ वो बना लेते हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। आपको कोई थर्ड सोर्स की ज़रूरत नहीं है बच्चे, अगर आप समझ के करते हैं चीज़ें। आप इधर उधर भागते रहते हैं, कोई और बुक लेते हैं, कभी और कोई बुक लेते हैं, अरिहंत की लेते हैं, कोई अलग अलग सैम्पल पेपर, ये सब देखते रहते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर यू। यहाँ पे भी जो मैंने आपके लिए डेफिनेशंस लिखी हैं या फिर जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ लिखती हूँ, मेजरली एनसीईआरटी के ही होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में उन्होंने आपके लिए एक्सप्लेन किया होता है ऑलरेडी। तो फर्स्ट लाइन इन्होंने यही बोली है कि आउटर मोस्ट कवरिंग है जो आपके सेल के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करती है, अलग करती है ना बच्चे। यहाँ पे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप देखते हो कोई भी, मैंने आप एग्जांपल पहले भी दिया है कि आपका स्कूल है, स्कूल के बाहर आप देखते हो जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, हाँ, वो भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। आप बोलोगे मैम कैसे, तो उस जो वॉल है, बाउंड्री है जो आपके स्कूल की, उसका क्या काम है, आपके स्कूल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करना। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर कुछ अलग इन्वायरमेंट होता है ना, इसके अंदर अलग मेंबर प्रेजेंट है ना बाहर से, तो उस इन्वायरमेंट को एक तरीके से सेपरेशन का काम कर रही है। वही काम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करना। आपके स्कूल के अंदर कौन कौन आ सकता है, सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये चीज़ समझाने के लिए पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके स्कूल में कौन कौन आ सकता है। टीचर्स कैन एंटर इनटू दिस स्कूल, देन स्टूडेंट्स कैन एंटर इनटू दिस स्कूल, हाँ, फिर और प्रिंसिपल मैम आ सकती हैं, क्योंकि इन सब का काम है स्कूल में। लेकिन अगर और कोई थर्ड बंदा आना चाहता है बाहर से, और कोई थर्ड पर्सन आना चाहता है जिसका कोई स्कूल में काम नहीं है, फॉर एग्जांपल सामने कोई नेबर में आंटी रहती हैं, उनका मन है कि मैं स्कूल में आ जाऊँ, उनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता, उनका मन है स्कूल आ जाऊँ, क्या वो एंट्री ले सकती हैं स्कूल में? नो। उनका क्या काम है स्कूल में? जब उनका काम है नहीं है तो गार्ड अंकल उनसे क्या कहेंगे कि यू कैन नॉट एंटर इनटू द स्कूल। तो इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पहले आप रीड करो, क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक न्यू वर्ड आपके लिए यहाँ पे आया है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों सेम चीज है। ये क्या करती है बच्चे, हर एक मटेरियल को, हर एक चीज को अंदर या बाहर नहीं जाने देती। ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही, सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी।
जो इसे लगता है कि जो आपके सेल को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उस चीज को ये एंट्री नहीं देगी। और जिसे लगता है जो चीज नेसेसरी है, ऑल द मटेरियल दैट इज नेसेसरी फॉर द सेल, उसको एंट्री देगी या फिर उसे बाहर जाने देगी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा देती हूँ बच्चे, ताकि आपको समझ आ जाए। वेट, मैंने अभी क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे ही कुछ सेल ड्रॉ किया था पहले भी। अब ये क्या कर रही है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर या फिर बाहर जाने देगी, हर एक चीज को। इसे लगता है कोई हार्मफुल सब्सटेंस है आपके सेल के लिए, तो इसकी एंट्री ये सेल में नहीं होने देगी। ये चीज समझ आया? तो दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्टिवली, परमिएबल, मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीजों को, परमिएबल मीन्स परमिशन, तो इस सिलेक्टेड चीजों को ही परमिशन दे रही है सेल के अंदर या फिर बाहर जाने की, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यू कैन आंसर नाउ यस। तो आपको जो मैंने लिखवाया है सेकंड पॉइंट, ये उसी का ही आंसर है, जो मैंने रीड आउट भी किया था, ये उसी का आंसर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाती है, वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज समझ भी आ गई? ओके, नेक्स्ट कम टू दी यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना आपको पता चल गया। उसके बाद बच्चे इन्होंने 2 प्रोसेसेस आपके बुक में डिस्कस किए हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, दोनों प्रोसेस में क्या होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ठीक है, अब वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सेकंड लाइन याद रखोगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीन्स मैंने आपको सेकंड चैप्टर समझाया था, तब भी बताया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें यहाँ पे, क्वांटिटी, जहाँ पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है मीन्स हायर कंसंट्रेशन, जहाँ कम है मीन्स लोअर कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स जहाँ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहाँ से किस ओर मूव करेंगे, किस तरफ जाएंगे, जहाँ उनकी क्वांटिटी कम है। यहाँ पे देखो, डिफ्यूजन की मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लिखी है। क्या लिखा है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स in which molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration until the concentration becomes equal throughout। आप यहाँ डायग्राम में देखो और ये डेफिनेशन रीड करो खुद, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, क्या लिखा है कि हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ जो रेड पार्टिकल्स हैं इनकी आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में इनकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक मूव करते रहेंगे, तब तक ये डिफरेंस, जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस है, ये जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, तब तक ये इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये मूव करते रहेंगे। आप देख रहे हो थोड़ी देर बाद क्या हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, रेड पार्टिकल्स हैं, थ्रू आउट हर जगह क्या हो गए हैं, इक्वल। इनकी कंसंट्रेशन अब कम ज़्यादा नहीं है, हर जगह क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ये चीज़ समझ आई? एक बार और इस डेफिनेशन को रीड करेंगे कि पार्टिकल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगी, और जब तक हर जगह इनकी जो कंसंट्रेशन है इक्वल नहीं हो जाती है सॉरी। तो आपको ये चीज़ समझ आई, ये डायग्राम से एकदम ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कम टू दी ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस बच्चे कुछ नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन रीड करो पहले। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, एक तो यहाँ पे न्यू वर्ड आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड्स के केस में होता है, ये आपको याद रखना है। डिफ्यूजन आपका लिक्विड गैस दोनों में मिलेगा आपको, आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, सेकेंड पॉइंट बना सकते हो। डिफ्यूजन आपको लिक्विड और गैसेस दोनों के केस में मिलेगा। लेकिन ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड, जो आप मेजरली वाटर के देखोगे कि वाटर की मूवमेंट या लिक्विड की मूवमेंट होती है आपके ऑस्मोसिस में, गैसेस की नहीं। ये चीज क्लियर हुई? तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन with a higher concentration of water molecules to a solution with a lower concentration of water molecules through a semi permeable membrane। एक तो वाटर की मूवमेंट हो रही है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, और एक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात सेम है, ऑस्मोसिस में भी क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी, बट इसमें एक तो आपका फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या लगा दी है कि वो ओनली लिक्विड हो सकता है। ठीक है, हम देख रहे हैं वाटर की मूवमेंट होगी वो। सेकंड बोला है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो मूवमेंट होगी वो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल होगी।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है टू बी नो द प्रोसेस टू बी नोन एज ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलने के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो लिक्विड की मूवमेंट होना ज़रूरी है, सेकंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। डिफ्यूज़न के केस में हम देख रहे थे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हो, जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देख रहे हो जो ब्लू पार्टिकल्स हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आप मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। राइट हैंड साइड में इनकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपको नजर आ रही है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या डिफ्यूजन है, क्या ऑस्मोसिस है। आप दोनों प्रोसेस के बारे में जब भी रीड करोगे आपके दिमाग में होना चाहिए कि यूं नहीं बोलोगे मैम एक हायर टू लो होता है, एक लो टू हाई होता है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, दोनों में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। बट ऑस्मोसिस के केस में क्या होगा, ये ओनली लिक्विड के में आपको मिलता है ये प्रोसेस, और सेकंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बीच में ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हुई? यस बच्चे, यहाँ देखो मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस पिक्चर से आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में, ऑस्मोसिस के केस में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, डिफ्यूजन के केस में नहीं नजर आ रही है। लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है, हायर टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि एक जगह आपके वाटर या फिर किसी भी गैस या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा है, ठीक है, और इधर बहुत कम है, इधर कम है। तो कहाँ मैंने क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी, तो ये हायर से किस साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, यहाँ मैं डी लिख रही हूँ, डिफ्यूजन, ठीक है। अब सेकंड यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर, ये जो आपके पिंक पार्टिकल्स थे या आपके गैसियस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, हाँ डिफ्यूजन में दोनों हो सकते हैं। लेकिन आपको मैंने इसमें क्या बताया था, ये अब दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। यहाँ ये क्या है, लिक्विड के ही पार्टिकल्स होंगे, यहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनकी यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये दोबारा क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, बट बीच में आपको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ समझ आई, बीच में एक सेमी परमेबल, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर अब नज़र आ रही है, मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी है ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। जो ऑस्मोसिस है यहाँ पे आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, हाँ, और डिफ्यूजन में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट? यस बच्चे, अभी हमने डिफ्यूजन एंड सॉल्यूशन ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात हुई है बुक में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो मैंने हेडलाइन क्या दी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ सेल। एक सेल पे आप डिफरेंट सॉल्यूशन में एक सेल को डालोगे तो उसके कैसे आपको उसके साइज और शेप में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात हुई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड क्या लिखा है, हाइपोटोनिक, फर्स्ट इज हाइपर, सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन तीनों सॉल्यूशन में जो जिस प्रोसेस की हम बात करेंगे वो ऑस्मोसिस ही होगा, लेकिन आपको इफेक्ट्स तीनों में अलग अलग नजर आएंगे। यहाँ देखो मैंने पिंक कलर से लिखा भी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप सेल को डालोगे तो सेल क्या होगा, सेल विल श्रिंक, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेकेंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल आपका स्वेल अप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ मैंने इफेक्ट क्या लिखा है, शेप एंड साइज विल रिमेन सेम, जो सेल का शेप एंड साइज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेट आप लास्ट में देखोगे कोई चेंज नहीं हुआ। इन तीनों को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ होता कैसे, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब आपको ये तीनों से समझ आएंगे। यहाँ देखो मैंने क्या किया है, ये ब्लैक कलर का एक ये बीकर लिया है जो मैंने पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। एक सेकेंड, मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रखा है। फिर इसमें आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर का ये क्या है, एक सेल है। आपने बीकर लिया, इसमें वाटर है और ये H2 लिखा है ना, साइंस में हम वाटर को H2 लिखते हैं, फॉर्मूला H2 होता है वाटर का। तो इसमें आपने एक सेल को रखा, तो आप देख रहे हो वाटर की मूवमेंट बच्चे फ्री मूवमेंट होती है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट होती है। फ्री मूवमेंट से आपका क्या मतलब है कि वाटर आपका जब भी आप उसे रखोगे अंदर भी जा रहा होगा, जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने अंदर जाता हुआ वाटर दिखाया है, और पिंक कलर से आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो फ्री मूवमेंट मतलब आपका ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है पानी की, पानी आपका अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है।
लेकिन आप तीनों सॉल्यूशन जो अभी हम बात कर रहे थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, वहां पे देखो। अब नेक्स्ट आप इस पे आ जाओ। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन इसमें लिख रखा है। फर्स्ट कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चे यहाँ पे आप ये एरो काउंट करो। आप देख रहे हो पानी की मूवमेंट, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट दोनों साइड हो रही है, बाहर भी आ रहा है अंदर। ये रेड कलर का सेल है। आपने इसे, आप एक तरीके से वो वाला एग्जांपल ले लो बच्चे, आप घर पे रेजिन, किशमिश भिगोते हो पानी में, उसके एग्जांपल से हम पढ़ते हैं। आप रात को उसे भिगो देते हो, सुबह आप उसकी शेप में कोई चेंज नजर आता है? सुबह आप देखते हो वो फूल गई है, स्वेलअप हो गई है, क्यों हुआ ऐसे? तो उसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये सोच लो वो रेजिन ही है, किशमिश है। आपने रात भर पानी में भिगोया इसे, तो देखो क्या हुआ, पानी अंदर भी आएगा, बाहर भी जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था इस डायग्राम से, पहले जो डायग्राम बना के समझाया ना, उसकी मूवमेंट क्या होती है? फ्री मूवमेंट है, वो अंदर भी आएगा, बाहर भी जाएगा। लेकिन क्या होगा बच्चे, जितना पानी अंदर आएगा वो ज्यादा अमाउंट होगा जो बाहर जाएगा उससे। एग्जाम्पल, मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर 5 ml वाटर अंदर आया है, 2 ml पानी क्या हुआ है? बाहर गया है। तो आप फाइनली क्या बोलोगे मैम? 5 - 2, 3 ml पानी अभी भी अंदर है। ये चीज क्लियर हुई? 5 ml वाटर अंदर गया, अंदर और बाहर तो जाएगा क्योंकि इसकी मूवमेंट फ्री है, अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। लेकिन जो पानी अंदर जा रहा है उसका क्वांटिटी ज्यादा है, बाहर आ रहा है उससे। ठीक है, तो फाइनली आप क्या बोलोगे? वाटर अंदर गया है। तो वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा? सेल स्वेलअप होगा। सेकेंड केस यहाँ पे देखो, सेल क्या हो गया? फुल गया है। आप एरो से यहाँ पे एरो काउंट कर सकते हो। जो अंदर जा रहे हैं वो क्या है? 4 एरो हैं, और बाहर आ रहे हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे चीज समझ आई, ज्यादा पानी अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है वो कम है। सेकेंड इसका अपोजिट एकदम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे? पानी की कंसंट्रेशन सेल के जो अंदर होती है ज्यादा होती है, और पानी बाहर क्या होती है? कम होती है। फर्स्ट वाला भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अब मूवमेंट कहाँ होगी? ज्यादा पानी अंदर जाएगा ना, हायर टू लो कंसंट्रेशन। तो आप फाइनली देखते हो कि पानी अंदर गया है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे वाटर अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, फ्री मूवमेंट है। बट जो पानी बाहर आएगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किससे? जो अंदर गया है। ठीक है, अपोजिट हो गया यहाँ पे। यहाँ 4 एरो बाहर की ओर आ रहे हैं, 2 एरो अंदर जा रहे हैं। नजर आ रहा है? तो फाइनली आप देखोगे नेट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। नेट आप क्या बोलोगे कि पानी बाहर आया है ना? 5 ml अगर अंदर गया था तो 7 ml बाहर आ गया है। या फिर 5 और 3 वाला एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट बच्चे, यहाँ आप देखोगे अगर 2 ml अंदर गया है तो 5 ml बाहर आ गया। फाइनली आप बोलोगे 3 ml बाहर आया है ना? तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा? जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। तो नेट आप देखोगे कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, उसकी शेप और साइज सेम रहेगा। यहाँ हम खुद भी ड्रॉ करके एक बार समझ लेते हैं। एक सेकेंड, ये आपको पिक्चर से तो समझ आई गया है, मैं दोबारा आपको खुद ड्रॉ करके समझा देती हूँ। वेट, ये देखो फर्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर एक सेल है। अब क्या होगा? वाटर अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, वाटर अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ कि 5 ml वाटर अंदर गया था और 3 ml वाटर, 5 ml वाटर अंदर गया था, 3 ml वाटर बाहर आया है। फाइनली आप क्या बोलोगे कि मैम 2 ml, 5 - 3 2 ml वाटर क्या है? अंदर गया है। तो फाइनली आप क्या बोलोगे? सेल स्वेल अप हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखोगे? स्वेल अप। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से सॉल्यूशन में सेल श्रिंक होगा और किस में स्वेल अप होगा और किस में सेम रहेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? सेकेंड, वेट, अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है? एक सेकेंड, इसमें भी पानी अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा, दोनों तरफ मूवमेंट होगी। बट आप देखोगे कि 5 ml वाटर अगर बाहर आया है तो ओनली 3 ml वाटर, अपोजिट बोल देती हूँ मैं, 3 ml वाटर अगर अंदर गया था तो 5 ml बाहर आ गया है। फाइनली आप बोलोगे मैम 2 ml वाटर
बाहर आया, तो फाइनली वाटर बाहर आया ना, तो सेल क्या हो जाएगा बच्चे, आप देखोगे वो श्रिंक, एक सेकंड ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देते हो, ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ मैं लिख भी रही हूँ आपके लिए, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। लास्ट जो है, एक सेकेंड, आप देखोगे अगेन, अब यहाँ पे क्या होगा, जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। अगर 5 ml वाटर अंदर गया है तो 5 ml वाटर ही बाहर आ जाएगा। आप फाइनली बोलोगे 0, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम रहेगा बच्चे, जो साइज है और शेप है वो सेम रहेगी, कोई आपको फाइनल नेट चेंज नहीं मिलेगा। ये तीनों चीज क्लियर हो गई, क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्या हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और क्या आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ये चीज क्लियर हुई। यस बच्चे, ये जो तीनों सॉल्यूशन का मैंने ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे थे, किसमें श्रिंक होगा, स्वेल होगा या फिर सेम रहेगा, ये तीनों पॉइंट्स, और जो ये पिक्चर ऐड करी है मैंने आपके लिए, ये आप ड्रॉ करोगे और तीनों पॉइंट्स लिखोगे, ताकि आपको याद रहे कि तीनों केसेस में क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, जो हमने दोनों प्रोसेस पढ़े हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इनका कुछ काम होगा ना, हमने ऐसे तो नहीं पढ़े, एक ऑर्गेनिज्म में कैसे ये काम आते हैं, ये तीनों प्रोसेस कैसे, दोनों प्रोसेस कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो कैसे यूज कर रहे हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में, वो हम रीड करते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है आपका, अगर मैं समझा दूँ या आप लिखोगे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है बच्चे, कि जो गैसेस का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का हमें पता है ना, और रेस्पिरेशन करते हैं हम, क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू, हायर टू लो कंसंट्रेशन गैसेस का मूवमेंट आपको पता है डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ऑर्गेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज में कौन से प्रोसेस हेल्प करता है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट ये बात कर रखी है इन्होंने, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वाटर, उनको जरूरत है वाटर की, तो वो क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज लिखी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट रूट्स में वाटर अंदर आएगा, तो वो किसके थ्रू आएगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। आपको ये चीज पता चली, गैसेस एक्सचेंज में आपको हेल्प कर रहा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर आपका डिफ्यूजन सॉरी, ऑस्मोसिस किस में हेल्प कर रहा है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, इनको वाटर गेन करने में, उन्हें पानी चाहिए, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू। रूट्स, जो प्लांट की रूट्स हैं, उन्हें वाटर चाहिए, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये प्रोसेस कैसे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई। या आप पॉइंट्स अपने जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहां लिखोगे सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं। यस। नेक्स्ट आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, एक और चीज यहाँ पे रह गई है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल, वो रिजिड नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, वो आप देखोगे वो रिजिड होती है। ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब समझ रहे हो, लचीली होती है। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आपको ये याद होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, और ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। मैंने आपको बताई दी है फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सेकंड इज flexibility of this plasma membrane also enables this cell to engulf in food and other materials from its external environment। इन्होंने अमीबा का एग्जांपल दिया है कि अमीबा आपको पता है कैसे सूडो, ये 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और फूड जो वाटर में आपको अमीबा मिलता है, वहाँ पे जो उसे फूड पार्टिकल नजर आएगा तो अपनी शेप चेंज कर लेगा और उस पार्टिकल को अंदर ले जाएगा, है ना। यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर भी ऐड करी है, ये आपको नजर आ रहा है पूरा प्रोसेस कि कैसे अमीबा यहाँ पे इसने सूडोपोडिया बनाया, तो और फिर पार्टिकल को अंदर लिया। अब ये पार्टिकल जो भी फूड अंदर गया है डाइजेस्ट होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ रिजिड होती है, अगर इसकी फिक्स शेप होती, तो क्या ये सूडोपोडिया लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना पाता, नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, यहाँ अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको पता है फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना पाया और इसे फूड इनगल्फ कर पाया। तो यू गॉट दिस थिंग, हाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये चीज क्लियर हुई। लास्ट बच्चे जब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल बच्चे आपको अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ा रहे थे, फर्स्ट पॉइंट हमने बात की थी, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। बट जब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट वॉल, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये जो आउटर मोस्ट वॉल होती है एक सेल की,
ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। बट जब आप बात करोगे प्लांट सेल की, तब आपको इसके एडिशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक और मेम्ब्रेन मिलेगी। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको समझ आए। जो ये ब्लैक कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे मैं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। तो ये पिंक कलर के, ये क्या है, सेल वॉल। ये चीज समझ आई कि प्लांट सेल के केस में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक और मेम्ब्रेन मिलेगी, वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। ऐसा नहीं है कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, नो, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, उसके बाहर आपको एक और मेम्ब्रेन मिल रही है, एक और लेयर मिल रही है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। एनिमल के सेल में ये नहीं मिलती है, आपको बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट है, इन तीनों सेल्स में मिलती है। आपको मेनली प्लांट्स का याद रखना है, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में आप फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक और लेयर है, वो क्या है, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल मिलती है, नो, आउटर मोस्ट लेयर वहां पे कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज क्लियर हुई। सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहाँ देखो क्या लिखा है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अब ये बनी किसकी होती है, जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, इट वाज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बट यहाँ सेल वॉल की बात करें, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज वर्ड आपको याद होना चाहिए। आपकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है बच्चे, जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज होता है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, नथिंग एल्स। तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज। तो ये तीनों पॉइंट आपको सेल वॉल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बच्चे, एक सेल वॉल से रिलेटेड एक ये प्रोसेस है, क्या नाम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, प्लाज्मोलिसिस। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लाज्मोलिसिस। आपको मैंने बताया था कि ये राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है, मैं इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप सेल को, ये कोई सेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट प्लांट सेल है, ठीक है, याद रखना है प्लांट सेल है। इसके बाहर, एक सेकेंड, इसके ये जो ब्लैक कलर की है ये क्या है, सेल वॉल है। जो ब्लैक वाली है ये क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, प्लांट सेल में पता है ना, सबसे बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी, सेल वॉल। अंदर इसकी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल को जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक होता है ना, सेल क्या होता है, श्रिंक होता है। तो यहाँ आप देखोगे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इससे पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। आपको पता है ना पानी कहाँ जाएगा, जो H2O है ये कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये पानी बाहर जा रहा है तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। तो आपको पता है जो आपकी ब्लैक कलर की सेल वॉल है ये तो रिजिड है, इसकी शेप फिक्स है। रिजिड का मतलब समझ रहे हो, जिस डेस्क पे आप बैठते हो स्कूल में वो रिजिड है, उसकी शेप फ्लेक्सिबल नहीं है। आपके बैठने से क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है, नो, वो रिजिड है। तो यहाँ पे सेल वॉल की रिजिड है, इसकी शेप कोई चेंज नहीं होगा इसकी शेप में। बट जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई अंदर की ओर, क्योंकि इससे वाटर बाहर जा रहा है, ज्यादा अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, दोनों चीज होती हैं। बट ज्यादा वाटर क्या होता है, बाहर जाता है, तो सेल श्रिंक हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक होना इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। आपको यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख देती हूँ, प्लाज्मोलिसिस। यस, आप रीड करोगे, क्या लिखा, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ये चीज क्लियर हुई कि आपका जो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया है, जो आपका ये कंटेंट है ये सेल वॉल से दूर की साइड हो रहा है ना, अंदर की साइड, एकदम सेल वॉल से अंदर की साइड श्रिंक हो रहा है ना। तो इस केस में यही लिखा है आपका कि जो श्रिंक होना, जो कंटेंट है अंदर का, इसका श्रिंक होना अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ओके, लेट्स रिवाइज एवरीथिंग क्विकली। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा फर्स्ट लाइन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल के सबसे बाहर जो कवरिंग मिलती है वो आपको कौन सी मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा दो और कंपोनेंट की बात की थी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हाँ, आज जो हमने डिस्कस किया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने दो प्रोसेस की बात की थी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, कैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक। तीनों केसेस में किस में श्रिंक होगा, किस में जो हमारा सेल है वो स्वेल अप होगा, और किस में आपका सेम साइज रहेगा, ठीक है। लास्ट में मैंने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की, कि फ्लेक्सिबल होती है तो उससे ऑर्गेनिज्म को कैसे हेल्पफुल होता है, वो ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। फिर हमने बीच में ये भी बात करी थी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो दो प्रोसेसेस हैं वो ऑर्गेनिजम्स को कैसे हेल्प करते हैं उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, गैसेस एक्सचेंज में, और वाटर का लेना, जो हमने प्लांट रूट्स की बात करी थी, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे वाटर गेन करते हैं, कैसे पानी लेते हैं, तो वो कैसे हेल्पफुल होता है उनके लिए, जो ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है। लास्ट में अब हमने बात करी है सेल वॉल की, कि सेल वॉल की शेप, वो जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, इट इज़ रिजिड। हाँ, और ये कौन से सेल में मिलती है, किसकी बनी होती है, और प्लाज्मोलिसिस हमने लास्ट में डिस्कस किया। यस बेटा, लास्ट में अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 प्रोसेसेस विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो 2 प्रोसेसेस के नाम मुझे बताओगे जो ऑर्गेनिज्म को गैसियस एंड वाटर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल एंड व्हाट द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल किसके बने होते हैं। And the last question is cell will dash in an hypertonic solution। एक hypertonic solution में सेल क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, स्वेल अप होगा, या सेम साइज रहेगा। चारों क्वेश्चन समझ आए, इन चारों का आंसर आई वांट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, that is all for today. In next class we'll talk about nucleus and cytoplasm, and I will try to cover more organelles also, that is your endoplasmic reticulum and all, will start that thing. Okay, okay bachcha.